मनी मग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हमने देखा था डाउ जो 7% डाउन हुआ था। तो जैसे बॉल गिरता है उसके बाद में थोड़ा जो है उचक के वापस आता है, उसी तरह से डाउ जोन्स आपको यहाँ पर 1.95% अब दिख रहा है। जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो एंड किया तो ये पहुंच गया दोस्तों 1.49% पर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों वोलेटिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, साफ साफ वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। और एक बार जब फॉल होता है उसके बाद में थोड़ा सा कैसे पिक होता है, इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर जो है 0.2% तक एडवांस हुआ है, बड़ा है, तो ये अच्छी चीज देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों क्रूड जो है यहाँ पर गिरते हुए दिख रहा है, क्रूड गिरते हुए दिख रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर में वापस से क्रूड का गिरना एक प्रकार से जो है संशय पैदा करता है, एक प्रकार का डाउट पैदा करता है। वहीं दोस्तों यूएस मार्केट के अंदर में देखें तो एयरलाइंस और क्रूज ऑपरेटर्स जो है गेन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो डिफेंसिव स्टॉक्स कहे जाते हैं, सो कॉल्ड डिफेंसिव स्टॉक्स, एफएमसीजी जैसे कि फूड रिटेलर्स और यूटिलिटी कंपनीज वगैरह जो है अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो जो मार्च के बाद में जिस तरह से वापस से जो है रिकवरी आई है वो लगभग 40% की रही है। लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या कहना है वो देख लेते हैं। उनका कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी इज रिकवरिंग मोर स्लोली देन एक्सपेक्टेड। तो आप समझ सकते हैं मंदी ज्यादा है और जिस तरह का एक्सपेक्टेशन है उस तरह की रिकवरी नहीं है। और उसके बाद में एक और चीज है दोस्तों, जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जो है वो देखी जा रही है यूएस के अंदर में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जितनी तरह की बातें हुई अभी उसका जो है असर एक प्रकार से जो है नहीं पड़ा है। हमको लग रहा था कि अभी से केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व वगैरह एंड ऑल दैट, लेकिन दोस्तों ये चिंताजनक बात जो है वहां पे दिख रही है। अब दोस्तों बात करते हैं शहनवाज मलिक साहब क्या कहने हैं, जो कि कॉर्नरस्टोन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। तो उनका कहना है कि कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। हम सभी इन्वेस्टर्स जो है एकदम एक बॉटम पे जो है या फिर डिप पे जो है बाय करने के आदी हो गए हैं, जिसकी वजह से ये राइडिंग आपको देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर में। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू सी द बॉल्स ऑफ वोलेटिलिटी, यानी कि वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी जब तक वैक्सीन नहीं आती है। हालांकि दोस्तों वैक्सीन के बारे में एक बात बता दूं मैं कि वैक्सीन पर जो काम हो रहा है बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड तरीके से हो रहा है, पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो एक्सपेक्टेशंस ऐसी जाहिर की जा रही है कि वैक्सीन जो है समय से, जो पहले 2 साल 3 साल की बात करते थे उसके पहले आ जाए। खैर वो आए ना आए जल्दी आनी चाहिए, ये जो है मैं पर्सनली फील करता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी आए ताकि हम इस प्रॉब्लम से निकल जाए। अब दोस्तों बात करते हैं निफ्टी 50 की, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है सबसे ज्यादा मतलब हमको इसी से रहता है। आज इसने चौंका दिया क्योंकि सुबह को गैप डाउन ओपनिंग तो हुई इसके अंदर में, लेकिन दोस्तों उसके बाद में इसमें जो है रिवर्सल आया, रिकवरी आई, और रिकवरी के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बढ़त भी देखने को मिली। तो ये ओपन हुआ था 9544 पर और दोस्तों ये क्लोज हुआ है 9972 पर। तो ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ इसने हाई लगाया, लगभग 10,000 टच कर दिया था, लेकिन 10,000 के लेवल तो ये क्रॉस नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हैं बाकी सभी इंडाइसेस के अंदर में सिर्फ निफ्टी ही एक ऐसा इंडाइस था जो नीचे आपको देखने को मिला। अगर दोस्तों बात करते हैं टॉप गेनर्स में तो महिंद्रा एंड महिंद्रा रिजल्ट्स की वजह से दोस्तों 7% अप है। आज हम इसकी बात करने वाले हैं, देखेंगे इसमें खरीदारी बनती है कि नहीं बनती है। और बाकी स्टॉक्स आपके सामने है। तो भारतीय इंफ्राटेल भी जो है बड़ा है, यहाँ पर आप अच्छा खासा जो है ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ में रहेंगे तो अच्छा कमा सकते हैं रोज डेली बेसिस पर। इट्स वन ऑफ द वेरी गुड स्टॉक फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस नाउ टुडे। और आप देखेंगे 5% के ऊपर एक और स्टॉक रहा है श्री सीमेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगेन एक ट्रेडिंग स्टॉक बन गया है, वो है जी एंटरटेनमेंट। तो भरपूर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ओएनजीसी फॉल हुआ, टेक महिंद्रा फॉल हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं एफआईआईएस एंड डीआईएस की। तो यहाँ पर एफआईआईएस ने अपना माल काटा है, यस 1311 करोड़ रुपए का उन्होंने यहाँ पे सेलिंग किया है, एंड डीआईएस ने यहाँ पर बाइंग किया है लगभग 2000 करोड़ रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 2-3 दिन के बाद में एफआईआईएस जो है माल खरीद रही थी, अभी जो है वो सेल कर रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कॉल डेटा की, ऑप्शन कॉल डेटा की। तो ये 25 जून का जो है ओपन इंटरेस्ट में देख रहा हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्राइक रेट देखिए 10,000 पे, ये बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। फिर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको जो है देखने को मिल रहा है, पर कंपेयर टू 10,000 जो है ये कम देखने को मिल रहा है 10,500 पर। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं 11,000 के लेवल की, तो 11,000 लेवल पे भी जो है आपको यहाँ पर 10,500 के लेवल से जो है कम दिख रहा है। तो जैसे जैसे 10,000, 10,500, 11,000 हो रहा है तो ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पर कम होते हुए दिख रहा है। ये 25 जून की बात है।
अब 2 जुलाई के इसकी बात करते हैं तो 2 जुलाई में जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को दिख रहा है वो 11,000 पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ कॉल वाले लोग जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मार्केट 11,000 तक पहुँच सकता है। अब दोस्तों हम लोग 30 जुलाई की बात करते हैं तो 30 जुलाई में आप अगर यहाँ पे डेटा देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्मीद आपको दिखती है 10,000 पर, उसके बाद ऑब्वियसली 10,500 और 11,000 पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छे खासे लेवल ऑफ द लोग जो है बुलिश है इस पर्टिकुलर आंकड़े को देखने के लिए, 11,000 के इंडाइस को देखने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग पुट डेटा की बात करते हैं 30 जुलाई की तो आप देखेंगे दोस्तों 9,000 पे जो है ये हैवी इंटरेस्ट आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 25 जून की हम लोग बात करते हैं जो आगे आने वाला है तो यहाँ पर भी 9,000 आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम 18 जून की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अगेन सबसे ज़्यादा 9,000 पे सेकेंड सबसे ज़्यादा दिख रहा है और आप देखेंगे 9,500 पर ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं डाउन साइज जो है यहाँ पे ज़्यादा एस्टिमेट नहीं किया जा रहा है कि 8,500 पे जाएगा या 8,000 पे जाएगा। लेकिन दोस्तों अपसाइड यहाँ से देखें तो यहाँ ऑप्शन चेंज से समझ में आता है कि 11,000 की तरफ जो है ज़्यादा रुझान हो रहा है। अब दोस्तों 18 जून का और पुट का डेटा देख लेते हैं तो यहाँ पर 9,500 और उसके बाद आप देख सकते हैं ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओके नाउ दोस्तों 25 जून के पुट की हम लोग बात करते हैं तो 9,000 अगेन यहाँ पर चीज़ें दिख रही है। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि 9,000 और 11,000 इसी के जो है आपको चीज़ें दिख रही है। यहाँ पर पुट साइज में जो है ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अब दोस्तों एक और अच्छी खबर ये आई है कि इंडिया का फॉरेन करेंसी रिजर्व 500 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है विदेशों में अलग अलग जगह पर पड़ा रहता है, उसकी एक होल्डिंग कॉस्ट आती है, वो भी बियर करनी पड़ती है। देखिए जापान इंडिया में इन्वेस्ट करता है बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, क्योंकि उसके पास में बहुत ज़्यादा यूएस डॉलर्स पड़े हैं तो उनका होल्डिंग चार्जेस ना लगे, तो इसीलिए वो लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर में, वो लोग बुलेट ट्रेन के लिए पैसा देते हैं। तो अब इस बात को समझिए अच्छी तरीके से, इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। इससे जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कंट्री के अंदर में। हाँ ये ऑब्वियसली जो है कोई वॉर वगैरह होता है या फिर कुछ और होता है तो ये जो है डेफिनेटली काम आने वाला है, बिकॉज यूएस डॉलर्स के ऊपर में सबसे ज़्यादा विश्वास पूरे विश्व में किया जाता है। अब दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं तो महिंद्रा महिंद्रा का स्टॉक आज 7% अप आपको देखने को मिला और इसने दोस्तों 500 का शिखर पार कर लिया। 450 रुपए पर ये स्टॉक जो है लो पर आया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद में इसने 7% का अप दिखाया। लेकिन दोस्तों 5 साल की बात करें तो 15% का इसने जो है निगेटिव रिटर्न दिया है और इसका हाई देखेंगे लगभग 1,000 रुपए के हाई पर था। ये लो इसका पहुंच गया था इस कोविड-19 की वजह से 245, तो उस समय तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी दोस्तों इसको लेने की विदाउट एनी डाउट दोस्तों, क्योंकि इसका बिजनेस मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और आप देखेंगे कोविड-19 आने के बाद भी जो एग्रीकल्चर सेगमेंट है उसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो बाकी सेगमेंट्स के अंदर में पड़ेगा, जैसे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस हो गया या फिर बिजनेसेस हो गए जो कि डिपेंडेंट है कंज्यूमर के आने जाने पर, जैसे कि टूरिज्म या फिर एयरलाइंस। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने कुछ खास रिटर्न तो 5 साल के अंदर में नहीं दिया है, लेकिन आफ्टर द कोविड अगर देखें तो अपने लेवल्स 245 के लेवल से ऑलमोस्ट 100% रिटर्न्स जो है इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी ने यहाँ पर दे दिए हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में और हम लोग बात करते तो इनका जो एनालिस्ट लोगों का क्या कहना है कि जो BS4 नॉर्म्स है उसकी वजह से इनके व्हीकल्स की कॉस्ट बढ़ेगी, डीजल व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है और इस ट्रांजिशन की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाने वाला है महिंद्रा एंड महिंद्रा को, जो कि इनका 90% ऑफ द यूटिलिटी व्हीकल्स जो है वो पूरे के पूरे डीजल व्हीकल्स हैं। तो ये ट्रांजिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेनली हो सकता है हमारे महिंद्रा के लिए। और दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन भी है, किया मोटर्स एंटर कर चुका है, MG मोटर्स एंटर कर चुका है, हुंडई है, सुजुकी है। दोस्तों ऐसे केस के अंदर में जो है मुश्किलें जो है यहाँ पर इतनी कम होती हुई नहीं दिखती है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। अब दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास में एक अच्छी चीज़ ये है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद में उनका मार्केट शेयर जो है बढ़ते हुए दिख रहा है, 39% तक पहुंचा है, डिस्पाइट की मार्केट के अंदर में जो है एक स्लो डाउन है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है अच्छा परफॉर्मेंस महिंद्रा ने किया है मार्केट शेयर बढ़ाकर। दोस्तों अगर हम इनकी बोरोइंग देखते हैं तो इनकी बोरोइंग देखकर थोड़ा डर लगता है,
पिछले साल जहाँ 43,000 करोड़ थी, यहाँ पर 53,000 करोड़ हो गई। आपको पता है दोस्तों, अब टाटा मोटर्स के केस में भी यही था, उनकी बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनको जो है जितना वो प्रॉफिट कमाते थे पूरा का पूरा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता था। और यहाँ पर सेम चीज़ है। और एक चीज़ आप कंपेयर करेंगे, 56,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है और 53,000 करोड़ रुपीज़ का इनका एक प्रकार से बोरिंग पहुंच गया है। टाटा मोटर्स के केस में तो कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर है। उनकी जो मार्केट वर्थ है उससे कई गुना ज़्यादा जो है आपको बोरिंग दिखेगी। यहाँ पर जो है ये मैच हो गया एक प्रकार से। तो ये मैं आपके सामने, कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है दोस्तों इस चीज़ का, लेकिन मैं आपके सामने ये लाना चाहता था। अब दोस्तों बात करते हैं इनके फ्री कैश फ्लोज की। तो आप देखेंगे 2 साल लगातार जो है निगेटिव फ्री कैश फ्लोज हैं इनके। तो ये एक चिंता की बात यहाँ पर दिखती है। अगर सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है सेल इंक्रीज हुआ इन लोगों का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट के बाद में एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। एंड डेफिनेटली Q1 FY21 के अंदर में और एक धक्का जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इनका पाथ फॉरवर्ड जो मैनेजमेंट कह रही है वो यही है कि वो कैपिटल एलोकेशन जो है इस तरह से करेंगे जहां पर वो टाइट रखेंगे सब चीज़ों को, बहुत ज़्यादा पैसा अननेसेसरी चीज़ों के अंदर में नहीं डालने वाले। जैसे कि शेनयोंग इनकी एक सब्सिडरी है जो कि साउथ कोरिया की 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। तो वहाँ पे फ्रेश कैपिटल वो लोग इन्फ्यूज नहीं करने वाले हैं। लॉस मेकिंग सब्सिडरीज पर वो एक्ट करने वाले हैं। एक नरेटिव तैयार करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे फॉर द ऑटो एंड वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये सब इनका जो है कहना है, ताकि वो लोग जो है अपने इंजन को जो है आगे बढ़ा सके। अब दोस्तों बात करते हैं इनके प्रॉफिट्स वगैरह की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉस देखने को मिला है, साल भर के हिसाब से भी लॉस देखने को मिला है। एंड इट्स डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनल आइटम्स जो इन्होंने सब्सिडरीज के रिस्पेक्ट में जो है बुक किए हैं। तो इसकी वजह से आपको जो है यहाँ पर साल भर के अंदर में लॉस देखने को मिल रहा है। बल्कि पिछले साल जो है काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं की जा सकती, बिकॉज कोविड का जो इम्पैक्ट है FY21 पर ऑब्वियसली पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में मुझे लगता है कि हमको जो है N&M में जो है बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। हमको यहाँ यह लगता है कि अगर आपको किसी ऑटो कंपनी में पैसा डालना है तो डेट फ्री कंपनीज में डालिए। उस केस के अंदर में हमें मारुति सुजुकी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हालांकि यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन अगर मार्केट के हालात थोड़े से भी खराब होते हैं तो बहुत असर पड़ सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। लेकिन दोस्तों अगर ये डाउन आता है, यहाँ से मान लीजिए वापस एक ऐसा डिप आता है मार्केट के अंदर में और ये शेयर जो है अराउंड 400 के करीब आपको मिलता है, तो ऐसे केस में इसमें बाइंग करनी बनती है। पर इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन की जो है बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज पूरा ऑटो सेक्टर जो है वो थोड़े न थोड़े जो है प्रॉब्लम में चल रहा है और चलते रहेगा। ये आपको जो है 2022-23 के बाद में क्लियर होगा कि क्या दिशा होगी ऑटो सेक्टर की। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और डेफिनेटली हमारे सब्सक्राइब बटन को जो है बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूंगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।